बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं शिवांशु सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिव में। आप हमारे साथ अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे थे, जिसमें आपका चैप्टर जो चल रहा था उसका नाम था पीपुल एज रिसोर्सेज, मतलब लोग कैसे रिसोर्स होते हैं, आप इसके बारे में जान रहे थे। इकोनॉमिक्स का आपका चैप्टर 2 खत्म हो गया था। सुनने में आया है कि आपका FA2 होने वाला है। तो जिन बच्चों को आपके FA2 का सिलेबस पता है कि कौन कौन से चैप्टर आएंगे, तो एक काम करिएगा, या कमेंट में या तो फिर मुझे आप पर्सनली आप उसको मैसेज कर दीजिएगा कि सर इतने चैप्टर आएंगे और इनको फिर से रिवाइज करा दीजिए, या जो नहीं हुए हैं मैं उनको पढ़ा दूँ। ठीक है, क्योंकि मेरी समझ से इतना पढ़ा दिया है कि इससे ज़्यादा वहाँ पूछा नहीं जाएगा आपके यहाँ। तो तब भी एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करा दूंगा, तो ये रहे कि जब आप पेपर देने जा रहे हो तो आपको पूरा सब कुछ आता हो और आपके अच्छे से अच्छे नंबर आए, तभी तो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, जैसा चल रहा है वैसे चलाते रहेंगे हम। इकोनॉमिक्स का चैप्टर चलने वाला है, चैप्टर 2, जिसका पार्ट आपका दूसरा आज होगा। पीपुल एज रिसोर्स के बारे में तीसरा पार्ट होगा आज आपका, जिसमें हम पीपुल एज रिसोर्स के बारे में बात करेंगे। और अभी तक आपने क्या पढ़ लिया, एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। मैंने पीपुल एज रिसोर्स में सबसे पहले आपको बताया कि रिसोर्स क्या होता है। मैंने कहा रिसोर्स हर वह चीज होती है जो कहीं ना कहीं हमारी नीड को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। मतलब एनीथिंग विच कैन सेटिस्फाई आवर नीड्स इज नोन एज रिसोर्सेज। मतलब हर वह चीज जो हमारी जरूरतों को पूरा कर रही है वो क्या कहलाएगी, आपकी रिसोर्स कहलाएगी। फिर लोग कैसे रिसोर्स हैं, तो मैंने बताया पॉपुलेशन किसी देश के लिए एक रिसोर्स का काम करती है। क्यों? क्योंकि जो पॉपुलेशन है वही कहीं ना कहीं अर्निंग करेगी, उसके पास कुछ ना कुछ स्किल्स होगी, जिसके कारण वो देश को और ग्रोथ कराने का काम करेगी। और मैंने कहा ना कि किसी भी चीज को अगर नीड, देश को क्या है, डेवलपमेंट की नीड है, और अगर आप कुछ ऐसा करते हैं जिससे देश का डेवलपमेंट होता है, तो कहीं ना कहीं आप उस देश के लिए क्या हो जाएंगे, रिसोर्स हो जाएंगे। और थोड़ा आगे बढ़े तो मैंने इसको थोड़ा सा कार्टूनी मेथड से समझाने का प्रयास किया कि अगर रिसोर्स की बात करेंगे तो पीपुल कैसे रिसोर्स होते हैं, क्योंकि इनके पास एबिलिटी होती है, स्किल्स होती है, एजुकेशन होती है, इनको ट्रेनिंग मिलती है, एक्सपीरियंस होता है इनके पास। तो कहीं ना कहीं ये देश ग्रोथ या कंट्रीज ग्रोथ के काम में आते हैं, और ये कहीं ना कहीं देश के लिए रिसोर्स का काम करते हैं। और आगे बढ़े तो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको समझाया। मैंने आपको इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज के बारे में बताया, और मैंने कहा कि जो इकोनॉमिक सेक्टर है इंडिया के, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। उन तीनों पार्ट्स को हमने पढ़ा, जिसमें पहला था आपका प्राइमरी सेक्टर। देखिए इसमें आपको बताएं जो एक वेरियस एक्टिविटीज होती हैं वो क्या होती हैं। तो पहले वेरियस एक्टिविटीज का मतलब है कितने एक्टिविटीज में डिफाइन किया गया है। तो मैंने कहा प्राइमरी सेक्टर, मैंने प्राइमरी सेक्टर को सीधे कनेक्ट किया है किससे, नेचर से। मैंने कहा हर वह प्रोडक्ट जो आपको डायरेक्ट नेचर से प्राप्त हो रहा है वो आपका प्राइमरी सेक्टर से संबंधित है। इसको आपका एग्रीकल्चरल सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। और हर चीज जैसे आपका एग्रीकल्चर हो गया, उसके बाद आपका फिशिंग हो गया, उसके बाद आपका माइनिंग हो गया, डेयरी हो गया, ये सब प्राइमरी सेक्टर से संबंधित है। और आगे बढ़े तो सेकेंडरी सेक्टर पर आए, तो मैंने कहा सेकेंडरी सेक्टर क्या है, तो जब प्राइमरी सेक्टर के चीजों का उपयोग करते हैं कहां पर, हम मैन्युफैक्चरिंग में, और उसे एक नया फॉर्म दे देते हैं या फिर एक नए तरीके से पेश कर देते हैं, तो वो कौन सा सेक्टर कहलाता है, तो वो कहलाता है आपका सेकेंडरी सेक्टर। जिसमें जैसे कॉटन प्राइमरी सेक्टर से प्राप्त होता है, और कॉटन को मैंने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ले जाकर क्या कपड़े में बदल दिया, मतलब क्लॉथ बना दिया उसका, तो वो सेकेंडरी सेक्टर से संबंधित हो गया। आगे बढ़े, मैंने कहा ये आपको कार्टून बताया, प्राइमरी और टर्सरी सेक्टर की बात की तीसरे नंबर पे। और मैंने कहा ये जो टर्सरी सेक्टर होता है बेसिकली दोनों सेक्टर्स, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के डेवलपमेंट में काम आता है। मतलब कि प्राइमरी सेक्टर के जो प्रोडक्ट हैं, जो सेकेंडरी सेक्टर के प्रोडक्ट हैं, इनको सर्विसेज के द्वारा लोगों तक पहुंचाने का काम कौन करता है, तो कौन कर रहा है, तो टर्सरी सेक्टर ये काम करता है। इसलिए टर्सरी सेक्टर आपका इंपॉर्टेंट होता है। और आगे बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने पढ़ा कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। तो मैंने आपको बताया अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, कि बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, तो अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन है, कैसी सिचुएशन है, इन विच पीपुल हु आर एबल एंड विलिंग टू वर्क। मतलब एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब ऐसे लोग जो काम करना चाहते हैं और काम जानते भी हैं करने का तरीका, बट उनको जॉब नहीं मिल रही होती है उस समय के वेजेस के अनुसार, तो वो क्या कहलाती है, सिचुएशन अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन कहलाती है। और आगे बढ़े तो मैंने आपको बताया नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, हाउ इज ह्यूमन रिसोर्सेज डिफरेंट फ्रॉम रिसोर्सेज लाइक लैंड एंड फिजिकल रिसोर्स। मैंने कहा ह्यूमन रिसोर्स हमारे लिए ज्यादा बेटर होते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स के द्वारा ही लैंड और फिजिकल रिसोर्सेज को यूज किया जाएगा। यही लिखा है आपने, देखिए
ह्यूमन रिसोर्स मेक्स यूज ऑफ अदर रिसोर्स लाइक लैंड एंड फिजिकल। हम ही लोग तो लैंड्स का यूज करेंगे, हम ही लोग तो पेन का यूज करेंगे, पेन अपने आप थोड़ी ना चल जाएगी, तो इसीलिए कौन बेटर होता है, तो ह्यूमन रिसोर्स इज बेटर देन अदर रिसोर्सेज, ये आपको दिमाग में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द यूज ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अगर आपको पैसा कमाना है तो एजुकेशन क्या रोल निभाएगी, तो ये तो बताने की जरूरत नहीं है, इसीलिए तो आपको पढ़ाया जा रहा है कि आप कहीं ना कहीं पैसे कमा पाए, तो इसीलिए एजुकेशन सबसे बेटर रोल अपना डिफाइन करती है, किसमें, आपकी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में। तो जो लिखा है आपने लिखा एन एजुकेटेड पीपुल, An educated people is an asset, a resource for a country। एक पढ़ा लिखा आदमी कहीं ना कहीं देश के लिए रिसोर्स का काम करता है। एजुकेशन एंड स्किल्स आर द मेजर स्टेप ऑफ अर्निंग ऑफ इंडिविजुअल इन मार्केट। अगर एजुकेशन और स्किल्स, आप पढ़े होंगे तभी आपको स्किल्स आएगी, ठीक है, तो एजुकेशन और स्किल्स किसी भी मार्केट में कहीं ना कहीं अर्निंग का काम करते हैं। एजुकेशन इनहेंस द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्टिविटी, मतलब प्रोडक्ट की क्वालिटी और क्वांटिटी को बढ़ाने का काम एजुकेशन ही करती है। तो यही लिखा है कि हाँ, एजुकेटेड जो लोग हैं बेनिफिशियल होते हैं सोसाइटी के लिए। इसी तरह एक दूसरा क्वेश्चन है कि ये बताइए हेल्थ कैसे हमारे लिए जरूरी होती है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में। तो भैया पढ़े लिखे हो पर बीमार पड़े हुए हो तो कैसे काम चलेगा, तो कह रहे द हेल्थ ऑफ अ पर्सन हेल्प्स इनटू अ, लिखा है द हेल्थ ऑफ अ पर्सन हेल्प्स इनटू अ रियलाइज पोटेंशियल एंड एबिलिटी टू द फाइट इलनेस, मतलब एबिलिटी प्रदान करता है कि कैसे हम इलनेस से लड़ सके। हमारा हेल्थ जो होगा वो अच्छा होगा, तभी हम कहीं ना कहीं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कर पाएंगे। एजुकेशन अलोन डू नॉट लीड टू द क्रिएशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल। एजुकेटेड पीपुल वर अनहेल्दी कैन नॉट डेवलप देयर कंट्री। अगर एजुकेटेड तो हैं पर अनहेल्दी हैं तो अपने कंट्री को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। अनहेल्दी पीपुल विल नॉट बी एबल टू मैक्सिमाइज देयर आउटपुट। अगर आप हेल्दी नहीं है, जैसे आपकी तबीयत जब खराब होती है ऐसे आप 4 चैप्टर पढ़ लेंगे, पर जब आपकी तबीयत खराब है तो आप एक ही चैप्टर में आपको नींद आने लगती है। तो वही कह रहा है कि अनहेल्दी पीपुल विल नॉट एबल टू मैक्सिमाइज देयर आउटपुट, मतलब वो जितना कर सकता है उतना नहीं कर पाता है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि हेल्थ भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होती है। अब आते हैं इस चैप्टर के एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। इस चैप्टर का पहला जो क्वेश्चन मैंने इकोनॉमिक एक्टिविटीज बताया वो इंपॉर्टेंट था। दूसरा जो इस चैप्टर का ये क्वेश्चन है जो ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपने अंतर देखा है 2 अनएम्प्लॉयमेंट में। अच्छा, बेरोजगारी के भी 2 होते हैं, एक होता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरा होता है डिस्टिंग्विश्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट, अब डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जरा इनको एक बार हम देख लेते हैं, फिर ज्यादा बेहतर से समझ में आएगा। तो आपको यहां से समझना है व्हाट इज, ये क्वेश्चन क्या कहता है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका चैप्टर का, कह रहा है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्गस्ड एंड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो मैं पहले आपको बता दूं ये जो दोनों है, मतलब डिस्गस्ड और सीजनल, ये दोनों जो अनएम्प्लॉयमेंट है, ये दोनों जो अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं वो किन एरियाज में होते हैं, तो बेसिकली सीजनल भी और डिस्गस्ड भी ये दोनों आपके रूरल या फिर ग्रामीण इलाकों में देखने को मिलते हैं। फिर आपके दिमाग में आना चाहिए सर अगर ये ग्रामीण इलाकों में होते हैं, रूरल एरियाज में होते हैं, तो शहरी एरियाज में कैसा, तो शहरी एरियाज में एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है कि पढ़े लिखे तो हैं पर रोजगार नहीं मिल रहा है। और अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, मैं पहले आपको ही बता चुका हूं कि वो एबल भी हैं, चाहते भी हैं जॉब करना, पर जॉब नहीं मिल रही है। ठीक है, तो आपको दिमाग में रखा, देखिए द सेक्टर्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डिफाइन इन द रूरल एरियाज एज सीजनल एंड डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब आप रूरल एरियाज की बात करेंगे तो रूरल एरियाज में आपको 2 तरह के अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलते हैं, एक आपको सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है, एक आपको डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट को देखने को मिलता है। अब सीजनल तो आपको थोड़ा नाम से समझ में आ रहा होगा, मतलब ऐसा एम्प्लॉयमेंट जो सीजन रहता है और फिर जब सीजन चला जाता है तो कोई रोजगार नहीं रहता है। जैसे किसी को आपको होली, जैसे दिवाली है, आपको पटाखे बनाने आता है, तो जब पटाखा बनाना आता है तो दिवाली सीजन में केवल 1 बार आती है साल में, तो जब दिवाली आएगी तभी आप एम्प्लॉयड होंगे, नहीं तो आप हमेशा अनएम्प्लॉयमेंट को झेलेंगे। तो ऐसा एम्प्लॉयमेंट सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। पर डिस्गस्ड नहीं समझ में आया कि सर डिस्गस्ड क्या होता है, तो सिंपल सा आपको एक एग्जांपल दूं कि घर में मान लीजिए कोई काम हो रहा है, घर में मान लीजिए रोटियां बनाई जा रही है, तो आपसे कहा गया सुनो रोटियां बनानी, इस सामान को यहां से यहां पर ले आओ। आपने वह काम तो किया, पर क्या रोटी बनाने में आपका नाम लिया जाएगा कि नहीं, जब रोटी बना रहे थे तो इन्होंने भी रोटी हमारे साथ बनाई? नहीं।
तो इसका मतलब है कि सिंपल सी बात है, आप काम तो कर रहे हैं पर उसको एम्प्लॉयमेंट में अगर ना जोड़ा जाए, जैसे घर का काम, आप झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, तो झाड़ू पोछा लगाएंगे तो उसको एम्प्लॉयमेंट में नहीं गिना जाएगा कि नहीं ये आपका एम्प्लॉयमेंट है, ये घर का काम है, ये तो आपको करना ही करना है। तो मतलब बेसिक ये चीज है कि आप काम तो कर रहे हैं बट आपको एज अ एम्प्लॉय नहीं समझा जा रहा है, तो वो सब काम क्या कहलाते हैं, डिसगस्ड अनएम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत आते हैं। अब दोनों को समझ लेते हैं एक बार। देखिए पहला पॉइंट लिखा है सीजनल एम्प्लॉयमेंट, इट हैपेंस व्हेन पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब्स ड्यूरिंग सम मंथ ऑफ द ईयर। मतलब कुछ महीने, एक साल के कुछ महीनों में अगर लोगों को जॉब नहीं मिलती है तो उसको क्या कहा जाता है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। जैसा मैंने एग्जांपल कहा दीपावली में पटाखे बनाने वाला, ठीक है। पर अगर डिसगस्ड अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो इन केस ऑफ दिस अनएम्प्लॉयमेंट पीपुल ओनली अपीयर टू बी एम्प्लॉयड बट दे डोंट वर्क एज एम्प्लॉयड। मतलब जैसे है ना कि आप किचन में चले गए और आपने रोटी बनाने में थोड़ी सी मदद कर दी, तो आपको लग रहा है कि आपने एज एम्प्लॉयड काम किया बट आपको एज्यूम नहीं किया जाएगा कि आप एम्प्लॉयड हैं। तो ये दोनों अंतर होता है सीजनल में कि कुछ मंथ, देखिए लिखा इट हैपेंस व्हेन पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब ड्यूरिंग सम मंथ ऑफ द ईयर। मतलब हर साल के कुछ महीनों में अगर जॉब नहीं मिलती है तो ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट क्या कहलाएगा, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगा। और अगर आप जॉब कर रहे हैं, ओनली अपीयर टू बी एम्प्लॉयड, आप ऐसा लग रहा है कि आप एम्प्लॉयड हैं बट आपको एम्प्लॉयड में गिना नहीं जा रहा है, तो ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट डिसगस्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट देखते हैं। कह रहा है पीपुल, दूसरा पॉइंट कह रहा है पीपुल डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर यूजुअली फेस सम सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम। जो एग्रीकल्चर करते हैं, जैसे खेती करते हैं ना, तो मान लीजिए किसी खेत में केवल गेहूं होती है, तो जब गेहूं का सीजन आएगा तभी वो एम्प्लॉयड होंगे, नहीं तो पूरे समय खराब रहेंगे। तो यही कहलाता है सीजनल एम्प्लॉयमेंट। एंड दे बेस एंड द बिजी सीजन दे आर सोइंग हार्वेस्टिंग वीडिंग एंड थ्रेसिंग द इज डन। और बाकी सीजनों में क्या करते हैं, उसको कटाई छटाई बुनाई करते हैं, खेत को आपका कहीं ना कहीं हार्वेस्टिंग करने का काम होता है। तो ऐसे लोग जो एग्रीकल्चर से बिलोंग करते हैं और कुछ समय के लिए केवल फसल उगा पाते हैं और बाकी समय वो कहीं ना कहीं उस फसल को आगे चलाने का काम करते हैं, तो वो सब ऐसे एम्प्लॉयड क्या कहलाते हैं, सीजनल एम्प्लॉयड कहलाते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट इधर देखते हैं, दिस यूजुअली हैपेंस अमंग फैमिली मेंबर्स। मैंने कहा ना आपके परिवार में ऐसा होता होगा, फैमिली मेंबर्स इंगेज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। अब आप जैसे मान लीजिए अगर आपके घर में खेत है, आप खेत में जा रहे हैं, आप खेत में कुछ काम भी कर रहे हैं, पर क्या काम के आपको पैसा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो ऐसा एम्प्लॉयमेंट क्या कहलाएगा, आपका डिसगस्ड एम्प्लॉयमेंट कहलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, पीपुल डोंट हैव एनी वर्क समवन सो दे फाइंड अनदर वर्क फॉर इनकम। उस समय कुछ लोगों के पास कोई काम नहीं रहता है, इसीलिए वो कोई और काम पकड़ लेते हैं कुछ समय के लिए, ठीक है। तो सीजनल और डिसगस्ड में समझिएगा, सीजनल क्या है कि काम तो है पर हर पूरे समय नहीं है काम, पर डिसगस्ड क्या है, काम तो कर रहे हैं, अपीयर तो कर रहे हैं एज एम्प्लॉयड, पर उनको एज अ वर्किंग एम्प्लॉयड गिना नहीं जा रहा है। यही कह रहे हैं। अब इसको एग्जांपल समझिएगा, इफ एनी वर्क रिक्वायर्स द सर्विस ऑफ 5 पीपुल। जैसे आपके घर में कोई काम है और उसमें 5 लोग कर सकते हैं, बट वो काम को 8 लोग कर रहे हैं, 3 पीपुल्स आर एक्स्ट्रा। अब रोटी बनाना 1 लोग बना सकते हैं, पर 6 लोग बैठ के अगर रोटी बनाएंगे तो 5 लोग एक्स्ट्रा हो गए। वो रोटी बना तो रहे हैं पर उनको एज एम्प्लॉयड नहीं गिना जाएगा। 3 पीपुल्स आर एक्स्ट्रा, दे कंट्रीब्यूट इन द वर्क, डजंट ऐड टू द कंट्रीब्यूट मेड बाय 5 पीपुल। उनका जो भी कंट्रीब्यूशन है उनको ऐड नहीं किया जाएगा। इफ 3 पीपुल आर रिमूव द प्रोडक्टिविटी विल नॉट डिक्लाइन। अगर 5 के 5 लोगों को हटा दिया जाएगा तब भी रोटी क्या बनेगी, उतनी ही बनेगी। मतलब सिंपल सी बात है, अगर एक खेत में 5 लोगों का काम है और 8 लोग काम कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, जो 3 लोग हैं ये डिसगस्ड अनएम्प्लॉयमेंट के शिकार है, जो एक्स्ट्रा 3 लोग हैं। क्यों? क्योंकि इनके तीनों का ये नहीं भी होंगे तब भी उस खेत में काम करने पर प्रोडक्टिविटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 50 किलो हो रहा है तो चाहे 5 करें चाहे 8 करें, 5 करेंगे तो 50 किलो होगा, पर चाहे 8 करें चाहे 10 करें, तो 5 के अलावा जितने भी होंगे वो सब आपके डिसगस्ड अनएम्प्लॉयमेंट से संबंधित होंगे। तो ये चीज थोड़ी सी समझ में आई कि नहीं आई? एक बार इसको थोड़ा सा कार्टून से समझते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा।
देखिए ये है डिफरेंस, अगर आप समझेंगे यहाँ पे कि डिफरेंस बिटवीन सीजनल एंड डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। मैंने कहा सीजनल, मैंने कहा ये देखिए शायद पटाखे वगैरह लगाए हैं, ये जो दो लेडीज हैं ये पटाखे लगाई हैं, और ये पटाखों का सीजन कब आएगा, तो जब आपकी दिवाली आएगी। तो इसका मतलब इन्हें पटाखे बनाना आता है, तो इनका जो एम्प्लॉयमेंट होगा वो केवल सीजनल होगा, मतलब सीजन जब दिवाली आएगी, क्योंकि हर साल हर महीने तो दिवाली आती नहीं है, हर दिन तो दिवाली रहती नहीं है, तो जब दिवाली आएगी तब इनको कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और बाकी समय ये कोई और काम देखेंगी। और डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट की अगर बात करें, मैंने कहा ये जो खेत है, खेत में आप क्या कर रहे हैं, ये फसल उखाड़ने का काम कर रही हैं। अब इतने सारे लोग लगे हुए हैं, पर इस खेत में 2 ही लोग अगर काम करें तो इस खेत की फसल को लगाया जा सकता है। तो ये जो 2 लोग हैं इनका वर्क ऐड नहीं किया जाएगा, और ये किस अनएम्प्लॉयमेंट से संबंधित होंगे, तो ये डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट से संबंधित होंगे। तो मतलब समझिएगा कि आपने काम तो किया, काम तो कर रहे हैं, उसमें वर्क तो कर रहे हैं, बट एज अ एम्प्लॉयड आपको नहीं गिना जाएगा, तो वह सब आपका डिस्गस्ड एम्प्लॉयमेंट कहलाएगा। तो दोनों में अंतर पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सीजनल एंड डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये दोनों रूरल एरिया से संबंधित है, ठीक है, ग्रामीण इलाकों से दोनों अनएम्प्लॉयमेंट संबंधित है। इसमें सीजन एम्प्लॉयमेंट रहता है, मतलब हर सीजन हर समय आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल सकता है, साल के कुछ ही महीनों में आप एम्प्लॉयड रहते हैं और बाकी महीने आप दूसरा काम ढूंढते हैं। ये आप काम तो कर रहे होते हैं, बट आपको एज अ वर्किंग एम्प्लॉयड वर्कर के रूप में नहीं गिना जाता है, तो ऐसा आपका डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is difference between economic activities and non-economic activities? मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिसमें आपने तीनों सेक्टर पढ़े, प्राइमरी पढ़ा, सेकेंडरी पढ़ा और टर्सरी पढ़ा, ये आपके इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आ गया। और पूछ रहा है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या है, हम कहीं ना कहीं जनरेट कर रहे होंगे पैसा। देखो, प्रोडक्ट फॉर पे जनरेट प्रॉफिट, मतलब अगर हमने प्रोडक्ट बनाया है किसके लिए, प्रॉफिट के लिए, तो वो आपकी मार्केट एक्टिविटी हो जाएगी। ठीक, अच्छा सॉरी, ये मार्केट एक्टिविटी बताने लगा। पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी की अगर बात करेंगे तो मैंने कहा एक्टिविटीज दैट ऐड वैल्यू टू द नेशन इनकम एंड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब हर वह एक्टिविटी जो देश के लिए नेशनल इनकम और खुद स्वयं के लिए कैपिटल फॉर्मेशन का काम करती है, वह सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाती है। मतलब आप कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, जैसे मैं आपको स्कूल में पढ़ा रहा था तो मुझे पैसे मिल रहे थे, तो वो कैसी एक्टिविटीज हुई, वो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हुई, जो देश के लिए इनकम का काम कर रही थी और मेरे लिए भी कैपिटल फॉर्मेशन का काम कर रही थी। और ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं 2 टाइप की होती हैं, एक होती है मार्केट, दूसरी होती है नॉन मार्केट। प्रोडक्ट फॉर पे जनरेट प्रॉफिट, मतलब आप पे करेंगे तभी प्रॉफिट आपको मिलेगा, तो ये आपका मार्केट एक्टिविटी। नॉन और मार्केट एक्टिविटी प्रोडक्ट फॉर सेल्फ कंजम्पशन। जब आप देखिए इसमें भी आपको क्या होता है, सेल्फ कंजम्पशन का मतलब खेत में अपने लिए केवल गेहूं उगाया है तो वो नॉन मार्केट एक्टिविटी हो गई, और जो हमने गेहूं उगाया है वो बेचने के लिए उगाया है तो मार्केट एक्टिविटी हो गई। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब है कि हर वह एक्टिविटी जिसमें कहीं ना कहीं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेट हो रही हो, या फिर आपकी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेट हो रही तो ऑटोमेटिक नेशनल इनकम बढ़ेगी, तो जिससे आपकी नेशनल इनकम बढ़ रही है और उसके साथ साथ आप अपने लिए या फिर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन भी कर रहे हैं, तो हर वह एक्टिविटी क्या कहलाएगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगी। 2 टाइप की होती है, मार्केट मतलब जिसमें आप प्रॉफिट कमाते हैं पे करके, तो वो आपकी क्या होगी, मार्केट एक्टिविटी। जिसमें आप सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज करते हैं वो आपकी नॉन मार्केट एक्टिविटी होगी। आगे दूसरी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। These activities are do not add to the value to the national income. For example, an individual performing activity, जैसे अभी की बात करें, इसमें सिंपल सा आप हमसे ही समझिएगा, एक हो गई आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक हो गई नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जब इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करते हैं तो जब मैं आपको स्कूल में पढ़ा रहा था तो मुझे पढ़ाने के क्या मिल रहे थे, हमें पैसे मिल रहे थे, मतलब मैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेट कर रहा था, मतलब मैं कहीं ना कहीं अपने लिए पैसा बना रहा था, तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कर रहा था, तो वो हो गई आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और दूसरी होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। मैंने कहा हर वह एक्टिविटीज जो केवल इंडिविजुअल परफॉर्मिंग के लिए होती है, जिसमें ना ह्यूमन कैपिटल मिलती है, मतलब ना आपको पैसा मिल रहा है और ना ही नेशनल इनकम हो रही है, तो वह सब आपकी क्या हो गई, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे अभी जो मैं कर रहा हूं ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, जब आपको स्कूल में पढ़ा रहा था तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी। तो ये दोनों में डिफरेंस हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी चैप्टर के नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई आर वुमेन एम्प्लॉयड इज लो पेड वर्क, मतलब कहता है, क्वेश्चन कह रहा है कि ये बताइए कि वुमेन्स जो हैं उनको क्यों कम पैसा मिलता है वो काम का, तो कम पैसा क्यों मिलता है। एजुकेशन एंड स्किल्स आर द मेजर डिटर्मिनेशन ऑफ अर्निंग ऑफ एनी इंडिविजुअल मार्केट ड्यू टू जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, मतलब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है कहीं ना कहीं आप मतलब कहीं ना कहीं आप भेद कर रहे हैं। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब भेद होता है, जेंडर का मतलब होता है आप कहीं ना कहीं महिला और पुरुष के आधार पर अंतर कर रहे हैं, जिसके कारण वुमेन्स आर जनरली डिनाइड द एजुकेशन एंड नेसेसरी स्किल्स फॉर कंट्रीब्यूटिंग नेशनल इनकम। ये तो पहले टाइम होता था, पर तब भी क्वेश्चन को दिमाग में रखेंगे। आज तो सभी महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, सभी लड़के भी उतना ही पढ़े हैं, महिलाएं भी उतना पढ़े लिखे हैं। पर पहले क्यों मिलता था, पहले ऐसा होता था कि हमारे यहाँ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता था, मतलब कहीं ना कहीं लिंग भेद होता था। लिंग भेद का मतलब है हम पुरुष और महिलाओं में अंतर करते थे और कहते थे कि महिलाएं आगे पढ़ के क्या करेंगी, जिसके कारण हम बेसिकली डिनाइड कर देते थे, जनरली डिनाइड द एजुकेशन ऑफ वुमेन्स, जिसके कारण वुमेन्स को पढ़ाई करने का मौका आगे नहीं दिया जाता था, जिसके कारण उनको कम पैसा मिलता था, पहला रीजन। दूसरा, एज द रिजल्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ वुमेन हैव लिमिटेड एजुकेशन एंड लो स्किल्स फॉर्मेशन, दिस इज द वन ऑफ द रीजन व्हाई दे पेड लेस देन मेन। अ वुमेन कैन नॉट डू सो फिजिकल वर्क एज मेन कैन डू। देखो, तो इसमें दो रीजन आपको दिमाग में रखने हैं, ठीक है। मैं बता दे रहा हूं कि अनएम्प्लॉयमेंट में वर्क मतलब पैसा कम काहे मिलता है, तो पहला रीजन है कि एजुकेशन, ठीक है, कि इन्हें की एजुकेशन कम रहती है, जिसके कारण इन्हें पैसा कम मिलता है, ठीक है। पहला रीजन रहेगा कि वुमेन्स क्यों लो पेड वर्क करती हैं, क्योंकि एजुकेशन कम रहने के कारण मतलब इनको आगे पढ़ने के लिए, फर्दर स्टडीज के लिए डिनाइड कर दिया जाता है, मना कर दिया जाता है, जिसके कारण इन्हें लो पेड वर्क करना पड़ता है। उसके बाद दूसरा, स्ट्रेंथ की अगर बात करेंगे तो ये तो होता है कि अगर स्ट्रेंथ की बात करेंगे, मतलब ताकत की बात करेंगे, तो इनकी ताकत एज कंपेयर टू मेन कम होती है, ठीक है। लो स्ट्रेंथ के कारण इनको लो पेड वर्क में भी रखा जाता है। तो यही लिखा है, वुमेन कैन नॉट डू सो मच फिजिकल वर्क, मतलब फिजिकल वर्क ज्यादा नहीं कर सकती। जैसे एक आदमी है वो 10 ईंटें एक साथ, 10-20 ईंटें एक साथ उठा सकता है, पर वुमेन्स उतना नहीं कर सकती है, ठीक है। तो दो रीजन है, यही दोनों रीजन पे आपको लिखना है। पहला एजुकेशन से ले कम होती है, और दूसरा रहेंगे कि स्ट्रेंथ कम होती है एज कंपेयर टू मेन, जिसके कारण इन्हें पैसा कम मिलता है। इसी चैप्टर के सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चंस और हैं, देख लेते हैं, इन्हें कंप्लीट करते हैं आज ये चैप्टर। Why is educated unemployed peculiar problem of India? मतलब एजुकेटेड हैं, अब ये एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड कहाँ है, तो ये आपके अर्बन एरियाज, मतलब आपके शहरी इलाकों में ऐसे लोग पाए जाते हैं जो एजुकेटेड हैं बट एम्प्लॉयमेंट नहीं है। मतलब अब हम ही समझ लीजिए कि पढ़े लिखे हैं पर आपको रोजगार नहीं मिल रहा है, तो वो मतलब आपके एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड कहलाते हैं। तो ये क्यों इंडिया में ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, तो क्यों मिल रही है एक बार देख लेते हैं। एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट इज अ प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, दिस इज द सिचुएशन वेयर नंबर ऑफ यूथ with matriculation, graduation and post graduation degrees but they are not able to find suitable jobs। क्या है कि वो मैट्रिकुलेशन किए हुए हैं, ग्रेजुएशन किए हुए हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए हैं, बट उन्हें क्या है, जॉब नहीं मिल रही है, जिसके कारण एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। तो ऑब्वियस सी बात है, पढ़े लिखे हैं, इसका मतलब है मैट्रिकुलेशन किया हुआ है, ग्रेजुएशन किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, पर तब भी उन्हें जॉब नहीं मिल रही है, जिसके कारण भारत में एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड, और एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड कहां देखने को मिलता है, तो अर्बन एरिया, शहरी इलाकों में, ठीक है। द एजुकेशन इज सच दैट इवन आफ्टर अबाउट 18 ईयर्स ऑफ एजुकेशन ऑफ पर्सन आर नोन एज अनस्किल्ड पर्सन। जैसे आप ही हैं, आप 12th तक पढ़ेंगे तो आपके 18 ईयर्स कंप्लीट होंगे, कब तक, 12th में। 12th जब आप पूरा करेंगे तो आपके 18 ईयर्स कंप्लीट होंगे, पर तब भी आप एक कहीं ना कहीं एजुकेटेड तो हैं, पर आप इसके बाद भी अनस्किल ही कहे जाएंगे। तो हमारे देश में स्किल नहीं सिखाई जाती है आपको 12th तक या आपके 18 सालों तक, जबकि और देशों में होता है। और देशों में जब बच्चा 18 साल तक का होता है तो उसे स्किल्स डेवलपमेंट के कोर्स कराए जाते हैं। तो हमारे यहाँ कोई स्किल नहीं, मतलब अभी भी वो क्या है, अनस्किल्ड माना जाएगा। लार्ज नंबर ऑफ अनस्किल्ड यूथ टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ईयर आफ्टर ईयर, मतलब हर साल कई सारे लोग मतलब पास हो रहे हैं, एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं। सम ऑफ एबल टू गेट जॉब, रिमेंबरिंग अनएम्प्लॉयड, दिस टर्म लीड्स टू एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड। तो इसमें मैं कहा कि एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड क्यों हो रहा है, तो पहला रीजन ये बताया कि भैया 10th पास करे ले रहे हैं, ग्रेजुएशन पास करे ले रहे हैं, पर पोस्ट ग्रेजुएशन भी पास करे ले रहे हैं, पर इन्हें क्या है, जॉब नहीं मिल रही है। तो पहला रीजन ये हो गया कि क्यों एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड देखने को मिलता है। दूसरा रीजन कि भाई हमारे यहाँ ना 12th तक
हमारे यहाँ 12th तक, मतलब जब बच्चा 18 ईयर्स का होता है तब तक वो पढ़ाई तो कर रहा होता है, पर तब भी वह अनस्किल्ड ही माना जाता है, जिसके कारण लगातार जो बच्चे हैं वो मतलब पढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, पढ़ने की संख्या बढ़ रही है, बट उन्हें क्या है, जॉब नहीं मिल रही है, जिसके कारण यहाँ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन विच फील्ड डू यू थिंक इंडिया कैन बिल्ड द मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी? तो किस फील्ड में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होगी? तो दिमाग में रखिएगा सबसे पहली चीज कि मैंने 3 सेक्टर बताए हैं आपको, ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला सेक्टर है आपका प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी, तीसरा है टर्सरी। तो किस सेक्टर में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होगी? तो आप देखिए सर्विस सेक्टर में इतने टाइम ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है, तो इन सर्विस सेक्टर और टर्सरी सेक्टर कैन बिल्ड मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी। तो ये सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट में भी जो लोग काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सीजनल और डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट को झेल रहे होंगे। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जा रहे होंगे तो कहीं ना कहीं एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट को झेल रहे होंगे। पर अब आप पढ़े लिखे नहीं भी हैं तब भी, अब जैसे आपके यहाँ कोई मंत्रा से आपने मान लीजिए कोई ऑनलाइन डिलीवरी मंगाई, तो जो उससे मंगाई क्या आप उससे पूछते हैं कि पढ़े लिखे हो? तो वो पढ़ा लिखा नहीं है तब भी वो क्या कर रहा है, एम्प्लॉयड है, मतलब कहीं ना कहीं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेट कर रहा है। तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट कौन दे रहा है? तो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट आपका टर्सरी सेक्टर दे रहा है, तो इसको दिमाग में आपको रखना है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट कौन देता है? तो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट आपका टर्सरी सेक्टर देखता है। एक बार देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी बिकॉज इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ बोथ सेक्टर्स, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी इन दोनों सेक्टर के डेवलपमेंट में कौन भागीदारी निभा रहा है? तो आ रहा है टर्सरी सेक्टर, मतलब कहीं ना कहीं ये दोनों सेक्टर डिपेंड कर रहे हैं किस पे? टर्सरी सेक्टर पे। इस कारण जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वो टर्सरी सेक्टर ज्यादा दे रहा है। ये सेक्टर इनटू 2017-18 का डाटा देखेंगे तो 31% एंड द मोस्ट नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इन दिस सेक्टर। ठीक है, तो सबसे ज्यादा हम देखेंगे 2017-18 के डाटा में, तो सबसे ज्यादा लोग जो हैं वो इसी सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं। और इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, आज इस चैप्टर को खत्म करते हैं, और आज मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, तो इस चैप्टर की नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद मैं तब पढ़ाऊंगा जब आपका FA2 कंप्लीट हो जाएगा। दैट मीन्स इसके बाद मैं अब आपका रोज डेली एक एक चैप्टर रिवाइज कराऊंगा और उसी रिवीजन में आपका FA2 कंप्लीट होगा। ठीक है, विच कैपिटल डू यू कंसीडर द बेस्ट? लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। अब ये आपको क्वेश्चन का आंसर देना है कौन सी कैपिटल बेस्ट है, क्योंकि अगर आपने शुरुआत से क्लास देखी होगी तो मैंने 2-3 बार नहीं, कम से कम 10 बार बताया होगा। लैंड कैपिटल बेस्ट है आपकी, या फिर पूछ रहा है लैंड कैपिटल, लैंड हो गई, लेबर कैपिटल आपकी बेस्ट है, या फिर आपकी फिजिकल कैपिटल बेस्ट है, और या फिर कह रहा है ह्यूमन कैपिटल। तो इन चारों में बेस्ट कौन है ये आपको आंसर बताना है। ठीक है, ये आप कमेंट में आंसर करेंगे कि लैंड लेबर ज्यादा जरूरी है, लैंड ज्यादा जरूरी है रिसोर्स में, लेबर ज्यादा जरूरी है कैपिटल में, फिजिकल कैपिटल ज्यादा जरूरी है, या फिर ह्यूमन कैपिटल ज्यादा जरूरी है। तो बस आज इतना ही, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। इस वीडियो के बाद मैं इस चैप्टर की PDF आपको दे दूंगा, आप इस चैप्टर को लिख लीजिएगा क्वेश्चन वाइज। बस इस चैप्टर में इतना ही था और इतना ही आपको जानना है, इससे ज्यादा आप चैप्टर में घुसने का प्रयास मत करिएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, चलिए अच्छे से पढ़ाई करिए, सभी को गुड नाइट, सभी को गुड नाइट, अपना एंजॉय करिए, पढ़ते रहिए। ठीक है।